तो हम प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता संजय झा साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता विराज जी हैं, और आपने आज एक लेख भी लिखा था और आप वकील हैं। और निशी चौधरी हमारे साथ अमेरिका से हैं, स्काइप के ज़रिए, वो थोड़ी देर में जुड़ जाएंगी। टेक्नोलॉजी लॉयर हैं निशी चौधरी, माफ़ कीजिएगा, विराग गुप्ता साहब हैं। जीवीएल साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक तो बधाई, इतना बड़ा कार्यक्रम आप लोगों ने लॉन्च किया है इतनी तैयारी के साथ। मैं ये जानना चाहता हूं कि किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि डिजिटल डिवाइड आप मिटा देंगे, गरीब और अमीर का अंतर मिटा देंगे। रवीश जी, एक प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में जैसा कहा कि इस देश में अलग अलग डिवाइड हैं, ग्रामीण और शहरी डिवाइड एक हैं, अर्बन रूरल, रिच पुअर, बट एक डिजिटल डिवाइड ऐसा है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। मतलब जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके पास 3G सर्विसेज अवेलेबल है, और जो गरीब, जो गांव के जनता है जिसके पास एक बेसिक टेलीफोन तक सीमित है। तो एक कोशिश है इस प्रोग्राम के जरिए हम कैसे इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें और नेटवर्क उपलब्ध करा दें पूरे देश भर में। 2.5 लाख ग्राम पंचायत, सभी ग्राम पंचायतों को एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाने की ये कोशिश है। 7 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स अगले 3 साल में पूरे देश भर में बिछाने की ये जो संख्या बता रहे हैं, ये सरकार बिछाएगी या प्राइवेट कंपनियां बिछाएंगी, या प्राइवेट कंपनियां बिछा चुकी हैं? 3 सवाल है। मैं अपने गांव के आसपास देखता हूं कि प्राइवेट कंपनियां बिछा चुकी हैं, तो क्या आप उनको भी गिन रहे हैं? संख्या लाख करोड़ बता देने से बड़ा भौकाल जैसा लगता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कौन बिछाएगा, सरकार, प्राइवेट कंपनियां, या जो प्राइवेट कंपनियां बिछा चुकी हैं वो? 3 बात। नहीं, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सरकार के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। और लेकिन कुछ बीपीओस को, जो मुफस्सिल टाउन्स में, छोटे शहरों में बीपीओ सेंटर्स को एस्टैब्लिश करने की, कॉल सेंटर्स की जो बात है, उसमें प्राइवेट सेक्टर की बहुत बड़ी योगदान रहेगी। और तो प्राइवेट सेक्टर इसी प्रोग्राम के जरिए प्राइवेट सेक्टर को क्या आप ठेका पर देंगे? एक सेंटर, ये सरकारी सुविधाओं नहीं, देखिए वो क्यों जाएगा चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर आपके यहाँ? किसी देखिए प्लीज देखिए, हमारे देश में से इंपोर्ट्स पेट्रोल, क्रूड ऑयल के बाद सबसे ज्यादा हमारे देश में जो इंपोर्ट होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। इस प्रोग्राम के जरिए मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, उसके जरिए उसको सभी गांव के लोग भी छोटे दरों में, छोटे प्राइसेस में करेंगे, जैसे पूरे गांव में अफोर्ड कर पाए, फैक्ट्री खुल जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं जीवीएल साहब, मेरा एक सवाल है। देखिए, इंटरनेट बहुत महंगा है। हम और आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसका खर्चा महीने का 1000-1500 रुपया है, ठीक है। जो स्मार्टफोन जिसके पास है तो वो ठीक ठाक सक्षम आदमी होगा जो इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं, ये मैं समझना चाहता हूं, ठीक है। जो गांव का आदमी है, आप पंचायत को जोड़ देंगे तो अपने सरकारी स्कीम करेंगे, जैसे लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण हो गया है, कई बहुत जगह पे हो गया, बहुत जगह नहीं हुआ है, तो आप पंचायतों को जोड़ देंगे, उससे आपकी योजनाएं चलेंगी। गांव के लोग हैं, क्या गांव के लोग ये समझ रहे हैं कि उनको फ्री में इंटरनेट मिलने वाला है, कनेक्शन? क्या वो ये समझें? ये देखिए, ये सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी हैं, पर लेकिन प्राइसेस, जब यूटिलिटी ज्यादा होगी और प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम होंगे, और कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है जिसके जरिए कई सारे जो फैसिलिटीज लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए हर एक को इंटरनेट के एक भोक्ता बनने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कई तरह के पहलू है, जो खुद अपने हाथ में मोबाइल खरीद सकते हैं, स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, नेटवर्क के जरिए खुद एक्सेस कर सकते हैं, वो एक तबका होगा। नहीं, तो वो खरीद ही लेंगे। 90 करोड़ लोगों के पास फोन तो है ही ना, आप फोन पे ही सारा कुछ देंगे। लेकिन इंटरनेट सर्विसेज उपलब्ध नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उसका एक कारण ये भी है कि वो खरीद नहीं सकते हैं, वो खरीद नहीं सकते। नहीं तो आप डेटा देते कि दिल्ली जैसे जगह में, जहां हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम ठीक ठाक बाकियों से, कई राज्यों से कई गुना ज्यादा है, वहां 90% लोगों के पास अगर फोन है, तो क्या सभी के पास इंटरनेट कनेक्शन है? क्या नहीं है?
नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है। कैसे सस्ता करेंगे? कौन सस्ता करेगा? नहीं, जब आप इसको इस प्रकार के 7 लाख किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछा देंगे, हाँ। एक बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर खास जब सरकार के तरफ हो रही है, तो इसके द्वारा जो सर्विसेज मिलेंगे काफी अफोर्डेबल रहेंगे गांव के लोगों के लिए। संजय जी, ये वही आर्गुमेंट है कि जैसे फोन का विस्तार हुआ तो मोबाइल रेट कम हो गया और उसके कई प्रकार से कमी हुए। संजय झा, रवि जी, देखिए, एक समय आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री और इनके ढेर सारे भाजपा के नेता लोगों ने आधार का, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर का बहुत मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था ये तो पैसों की बर्बादी है। और आज प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि आधार इज द बैकबोन फॉर डिजिटल इंडिया। तो देखिए, नारेबाजी से या जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान का भी हुआ था, इस तरीके से ये तो पहले भी स्कीम था। मैं तो कहता हूं कि यूपीए की स्कीम को फिर आपने एक नया नाम डाल दिया है। नारेबाजी, बयानबाजी से आपने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, राव साहब शायद पढ़ के आए होंगे, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ये सब तो पहले था। ई पंचायती राज पहले था। इनकम टैक्स हो, रेलवे बुकिंग हो, पासपोर्ट हो, ये सब तो पहले से हो चुका है। तो नया आपने क्या बताया? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा रवि जी, जो इस प्रोग्राम का एक बहुत गहरा एक बिंदु होना चाहिए कि देखिए, यदि आपको इसका यदि उपलब्धि पूरा फायदा उठाना है तो आपको शिक्षा पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान का 80% ऑफ द बजट कम कर दिया है। सोशल सेक्टर एलोकेशन देखिए, और आपने सही बोला, डिजिटल डिवाइड मतलब होता है कि आप असमानता को आप कम कीजिएगा। यहाँ एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आप मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप ढेर सारे उद्योगपति ने कहा 2,50,000, 4 लाख, भगवान जाने क्या उन्होंने कहा। वाइब्रेंट गुजरात में तो 10% भी नहीं आया। तो खैर, लेकिन बयानबाजी, सबको उसकी आजादी है। उन्होंने आज बहुत बड़े आंकड़े का ऐलान किया है। लेकिन यदि आप सोशल सेक्टर में आप देखिएगा रवीश जी, तो 4,48,000 करोड़ का कमी किया है इन्होंने खुद उसकी कमी की है। स्वच्छ भारत अभियान का भी बजट कम किया गया है। और तो अंत में यदि शिक्षा नहीं होगा तो आप ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी चाहे जो भी करें, आपको उससे देश को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए मैं समझता हूं कि इस सरकार को, आज डिजिटल डिवाइड की बात हो रही है और आज ही के दिन ये भी चर्चा हो रहा है कि विकिपीडिया का कैसे दुरुपयोग किया गया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का यदि आप कहेंगे तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू जी के मर्यादा पर एक कलंक, काला धब्बा लगाने की कोशिश की है। तो पारदर्शिता टेक्नोलॉजी होने से नहीं होता है, टेक्नोलॉजी के उपयोग से होता है। और मैं समझता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ये जो योजना है, इस पर आप आलोचना पेश कीजिए ना। मैंने इसकी आलोचना करने के लिए, मैंने जरूरी नहीं है कि आप मतलब शिक्षा या स्वास्थ्य का स्तर ही दिखाएं, मतलब उसको मैं कम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस नीति की आलोचना करें तो दर्शक को समझ में आए कि डिजिटल इंडिया कैंपेन से आपकी क्या है। पर ये ठीक है कि ये शुरुआत आपने भले की हो, लेकिन इसका स्केल वो बड़ा हम ठीक है, वो करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में देखेंगे। पर जीवीएल साहब, मेरा एक सवाल है कि इसमें एक ये है कि स्वच्छ भारत मोबाइल ऐप होगा। एक सेकेंड, स्वच्छ भारत मोबाइल ऐप होगा जिसमें सरकार और लोग इसके इस्तेमाल करेंगे और लक्ष्य को हासिल करेंगे। देखिए, एक बात बताइए कि आप अभी तक नहीं बता रहे हैं कि स्वच्छ भारत को लागू करने के लिए कितने डस्टबिन खरीदे गए, कितने सफाई कर्मचारी भर्ती किए गए, कितनी नगर पालिकाओं को सक्षम किया गया। ठीक है, ये ऐप से स्वच्छ भारत कैसे होगा बताइए? ये अभियान और नैतिक शिक्षा से तो शहर में गंदगी गई नहीं कहीं भी, उसको मैं नकार नहीं रहा हूं। जब तक आप सिस्टम बनाने की जगह अगर आप मोबाइल ऐप बनाएंगे, स्वच्छ भारत अभियान का ऐप बनाएंगे, तो क्यों ना आपसे कहा जाए कि ये सब दिखावे की चीजें। सिर्फ इसके संदर्भ में रवि जी, ये नहीं कहा गया कि ऐप के जरिए स्वच्छ भारत स्थापित होगा। स्वच्छ भारत जो है ये एक सोच है, ये एक आंदोलन है, ये कम्युनल आंदोलन, एक कम्युनिटी स्तर का आंदोलन है। नहीं, कहां और जिस प्रकार बिल्कुल बन गया है, बिल्कुल जनता का आंदोलन बन गया है। आप जाकर देखिए कहीं भी, आप अपने पसंद का राज्य चुन लीजिए, मैं वहां जाके दिखा दूंगा कि ये कहीं आंदोलन नहीं है। ये आप अपने पसंद की जगह चुन लीजिए, मैं वहां जाके दिखा दूंगा कि ये कहीं आंदोलन नहीं है। कुछ लोग अपने तरीके से कर रहे हैं साफ सफाई, वो अच्छी बात है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। नहीं रवि जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। स्वच्छ भारत मोबाइल ऐप लाएंगे, एक सेकंड जीवीएल साहब, अगर आप ये कहेंगे कि स्वच्छ भारत मोबाइल ऐप लाएंगे तो मुझे बताइए ना कि उससे कैसे सफाई होगी। सफाई कौन करेगा? मशीन खरीदने से सफाई होगी, नगर पालिका में कर्मचारियों की भर्ती से होगी, या ऐप बनाने से होगी, या फोटो शेयर करने से होगी? ऐप के जरिए जानकारी मिलेगी,
ऐप के जरिए आपको पता चलेगा कहां कहां सक्सेस स्टोरीज हुए हैं, आपको अभी भी पता चल रहा है, काम हो रहा है, पता चल रहा है मीडिया के जरिए, कहां गंदगी है वो भी पता चल रहा है। देखिए इसमें इसे देखिए, ये कोई नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जाकर के हर मोहल्ला में सफाई करेगी, ऐसा यदि आपको लगता है, ऐसा हमने कोई दावा नहीं किया है। गवर्नमेंट करेगी, मैं कह रहा हूं कि पॉलिसी और नीति जो कि बहुत अच्छी है, उसके अलावा आपने इसमें ठोस रूप से राज्यों के साथ ही क्या बजट बनाया इस स्वच्छ भारत का, कि जिसमें शौचालय बना देने से गंदगी दूर नहीं होगी। आज भी रेलवे प्लेटफॉर्म कहीं कहीं साफ हुए हैं, वो हम दिखाते भी हैं, ठीक है, कहीं कहीं साफ हुए हैं, लेकिन जो व्यवस्था में जो बदलाव की जरूरत है, उसकी जगह आप ऐप दे रहे हैं, मोबाइल ऐप दे रहे हैं। ये देखिए, ये डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं है स्वच्छ भारत सिर्फ ऐप बनाने से खत्म हो जाएगा। हजारों करोड़ रुपए जो राज्य सरकारों को दिए गए, जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए दिए गए, उसको इस बार पहली बार मोदी जी की सरकार ने अनटाइड फंड करार दिया है। उस जो पैसा है वो किसी जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर कोई स्कीम नहीं चलाना है, इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर जिस प्रकार थोपा गया, उनके नाम पर जो थोपा गया, नहीं, जो राज्य सरकारों पर थोपा गया उनके नाम से, वो स्थिति, वो मानसिक स्थिति इस सरकार का नहीं है। हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिया है। उनके जो बजट है उसको जिस प्रकार, जिस कार्यक्रम में उनको लगाना है उसमें लगा सकते हैं। ठीक है विराट साहब, मूल रूप से क्या आपको आपत्ति है और इसमें क्या संभावना है? देखिए, इसमें मैंने कुछ सवाल वाले चीजों को पूछा, कुछ चीजें इसमें अच्छी भी हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। नहीं, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट अच्छा है, 4 महत्वपूर्ण पैरामीटर्स हैं और चारों महत्वपूर्ण पैरामीटर्स में ना ही कोई जवाब है और वो बड़े ही गंभीर हैं। पहला है कि इसका जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका क्या महत्व है। अच्छा। क्योंकि जो हमारे जो ये सवाल क्यों उठाया आपने? इसलिए क्योंकि हमारे जो सारे सर्वर्स हैं वो विदेश में स्थित हैं। आज से 4-5 वर्ष पहले जब ये इस बात का लीकेज हुआ था कि हमारी सारी सूचनाएं विदेश में, अमेरिका में इंटेलिजेंस एजेंसीज को दी गई हैं, तो अमेरिका के यहाँ भी लीक हो जाता है और अमेरिका में लीक हो जाता है और वहाँ पर हमारी सामरिक सूचनाएं सारी लीक हुई। यहाँ पर हम छोटे मोटे मामलों में जासूसी कांड में लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, पर उस मसले पर न ही कांग्रेस सरकार ने, न वर्तमान भाजपा सरकार ने उन 9 कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने सूचनाएं लीक की। ये पहला राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। तो जब आप इतना बड़ा डिजिटल इंडिया का नेटवर्क खड़ा कर देंगे और अगर उस पे आपको स्पष्टता चाहिए उसके सर्वर के वगैरह में क्या है, जब तक डोमेस्टिक, ये पहला हो सकता है कि राव साहब न जवाब दे पाए, लेकिन ये मंत्री के लिए ज्यादा उपयुक्त सवाल है, अगर वो देना चाहे तो दे सकते हैं। दूसरा उसमें है कानून। आज की तारीख में दूसरा प्रश्न है कानून का प्रश्न है। मिशी, मैं 1 सेकंड आ रहा हूं आपके पास। दूसरा प्रश्न कानून का है कि 1 लाख लोगों को ई टैक्सियां उनकी वहां पर बंद कर दी गई भारत में, पर एक उबेर टैक्सी है जो संसद में गृह मंत्री के बयान के बावजूद भी दिल्ली में चल रही है। दिल्ली सरकार ने उसको बैन कर दिया है क्योंकि केंद्र सरकार के अधिकारियों को यह नहीं पता कि डिजिटल एप्लीकेशन से चलने वाली किसी भी कंपनी को कैसे बंद किया जाए, कैसे बंद किया जाए या कैसे ऑपरेट किया जाए, कैसे रोका जाए। ठीक है, दोनों बातें बंद क्यों किया? कानून से संबंधित एक दूसरा है, जब आप सारे राज्यों के पंचायतों को जोड़ने की बात करते हैं, केंद्र सरकार के अंडर में 50 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जिनको के एनआईसी का नेटवर्क इस्तेमाल करना है और आज वो 5 लाख लोगों को सिर्फ सुविधाएं दे पा रहे हैं, 45 लाख लोग जीमेल और याहू का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एनआईसी जो है, क्या वो सक्षम नहीं है या लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते? सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है 50 लाख लोगों को ईमेल देने के लिए। और वो 45 लाख लोग अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट हो जाए तो 3 साल के लिए जेल चले जाएंगे। 3 साल के लिए जेल चले जाएंगे। क्यों जेल चले जाएंगे? इसलिए क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट का वायलेशन है, क्योंकि वो सारे जो जीमेल और याहू के सर्वर्स हैं विदेश में हैं और हमारा डेटा विदेश में जा रहा है। केंद्र सरकार का सर्कुलर है, आप अपने सर्कुलर को पालन नहीं करा पा रहे हैं, अपने दिल्ली में 50 लाख लोगों को आप ईमेल सर्विस नहीं दे पा रहे हैं और पूरे देश में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि पंचायतों को जोड़ देंगे। ये दूसरा प्रश्न कानून का है। ठीक है, उन्होंने 3 साल में कहा, उन्होंने नहीं कहा कि आज 3 साल में पहले कम से कम 50 लाख लोगों की ईमेल सुविधाएं तो दें। तीसरा प्रश्न है सामाजिक विषमता का, कि जहां पर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 2/3 लोगों को पीने का पानी नहीं है, 10 करोड़ लोगों के पास शौचालय नहीं है, तो क्या वहां से वो स्मार्टफोन से फेसबुक में लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे कि शौचालय की सुविधा लेंगे? तो मैं समझता हूं कि सामाजिक विषमताएं बढ़ेंगी। और चौथा जो प्रश्न है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, और अगर इतनी सारी योजनाओं में आप पैसा अगर ला रहे हैं और प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है तो क्या हम ग्रीस संकट की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं? ठीक है जीवीएल साहब, अगर आप जवाब देना चाहें तो दें। मैं एक जानकारी ऐड कर दूं कि इससे कुछ प्रशासन बेहतर भी होता है। जैसे मैंने अभी प्रगति मैदान में देखा था कि फेसबुक के जरिए
नगर पालिका में एक प्रयोग कर रहे हैं लड़के की, अगर वो सब 100 लोग लाइक करते हो समस्या को तो नगर पालिका उसको प्राथमिकता में ऊपर ले आती है कि उस जगह को जाके पहले करना। अब ये सब है, ये जो सर्वर का जो सवाल उठाया है विराग ने, और जो एनआईसी का सवाल उठाया कि एनआईसी जो सरकारी है वही 50 लाख लोगों को ईमेल उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, जो कि कानून के हिसाब से उसको उपलब्ध कराना चाहिए था। तो आपने इसके बारे में क्या सोचा, क्या व्यवस्था है सुरक्षा वाले सवाल पे? क्या रवीश जी, उसके पहले उन्होंने जो टिप्पणियां किया है, उन्होंने जो टिप्पणी किया है कि गांव में ये फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, आप डिजिटल इंडिया की क्यों सोच रहे हैं, ये एक नकारात्मक सोच है। इसकी जवाब इस विषय में प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने भाषण में कहा था कि रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता है, जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता था, तब भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते थे, क्या भारत को आवश्यकता है रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च करने की? एक अभियान लॉन्च होता है ना, इसलिए होता है, नकारात्मक सवाल नहीं। उनका सर्वर का सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है ना, उसका बताइए कि अगर डेटा चोरी हो जाए। नहीं, वो उसका जवाब दे रहा हूं। जब चाइना की आर्मी ने जब एक साल पहले ये खबरें आई थी कि अमेरिकी की सरकार सारे जो हर देश के जो भी है जीमेल अकाउंट सब कुछ ये खुद उनको एग्जामिन कर रहे थे, उसके ऊपर जासूसी हो रहा था। उस समय ये विषय सुरक्षा को लेकर, कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट के अंदर जो कम्युनिकेशंस है उसको लेकर चर्चा हुई। तो इस प्रकार की जो कम्युनिकेशंस हैं, सरकार की जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको वो कहीं भी किसी की हाथ में ना जाए, उसके लिए व्यवस्था तैयार हो रही है। एग्जैक्ट नहीं, ये टेक्निकल मामला है, लेकिन इस बात को लेकर पिछले 8-10 महीनों में सरकार ने इस पे कोई प्रचारित किया है, अभियान तो बताया है, पर उनकी जिम्मेदारी और हमारी चुनौती क्या? कल को मेरा कोई ई लॉकर से डेटा चुरा ले, हम कहां जाएंगे, किसको फोन करेंगे? ये सारी आज ही आप सारे प्रश्न पहले दिन ही पूछना चाहते हैं, किया है तो उसकी कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क तो बनी होगी। सारे मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अभी जवाब दे हर प्रश्न का जवाब है सरकार के पास, और जो प्रोग्राम है जो आज लॉन्च हो चुका है और जो मोटे मोटे विषय है उस सबके बारे में जानकारी है। मिशी चौधरी हमारे साथ हैं। सोच को छोड़कर हमें एक पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बिल्कुल। एक बहुत ही एक पॉजिटिव एजेंडा है, सकारात्मक दृष्टिकोण हो ही नहीं सकता है अगर जहां पे सवाल नहीं है, इसका मतलब वो सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। रवीश जी, आपको मैं बधाई देता हूं, आप विषय पर चर्चा कर रहे हैं आज, बिकॉज कई लोग दूसरे मामले में बिजी हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये मौका मिला है इसी के बहाने इस पे चर्चा करने का, नहीं तो प्राइवेसी और खासकर हिंदी नहीं, कई लोगों ने किया भी है, कई चैनलों ने किया है। मिशी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा अभियान है जो आपने देखा है, ठीक है, आपके हिसाब से जो आप इस टेक्नोलॉजी की दुनिया को देख रही हैं कानून के हिसाब से, अच्छी बातें क्या हैं लोगों के लिए और लोगों को किन बातों से सतर्क रहना चाहिए? चूंकि आप दूर हैं, स्काइप से हैं, तो मैं 3-4 मिनट तक चुप रहूंगा, आप बोलिए। रवीश, आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ, आराम से, सब सुन रहे हैं। तो जो ये डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसमें कई अच्छी चीजें हैं। एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है, दूसरा सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं उनको डिजिटली प्रोवाइड करने की बात कही है, और डिजिटल लिटरेसी की भी बात कही है। ये नहीं कहा है कि सब कुछ एकदम सबको समझ आ जाएगा बिना किसी पढ़ाई के और इस बारे में बताए गए। ये 3 पार्ट हैं जो बताए गए हैं डिजिटल इंडिया कैंपेन के। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इस समय तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो शुरू हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चंस रेज करने जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं वो है प्राइवेसी के और सर्वेलेंस के और डेटा प्रोटेक्शन लॉ के। हमारे हिंदुस्तान में डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में प्राइवेसी का कोई लॉ नहीं है। अभी आपने कहा अगर आपका डेटा कहीं से चोरी हो जाता है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये आपको नहीं मालूम है। इसका लॉ में भी कोई रिकोर्स नहीं है। चाहे फोन टैपिंग के बारे में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि अगर आप किसी का फोन टैप करना चाहते हैं तो आप यही कुछ ये आपको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन हमारे देश में पिछली सरकार के समय CMS लॉन्च हुआ, नेट ग्रिड लॉन्च हुआ, आधार लॉन्च हुआ। आधार को पिछले साल मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो वॉलंटरी है,
आप चाहें तो आधार नंबर लीजिए, चाहें तो ना लीजिए, जिसमें आपका बायोमेट्रिक डेटा भी आपको देना पड़ता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं हर इनिशिएटिव के अंदर आधार कंपल्सरीली बनाया जा रहा है। डिजिटल लॉकर में अकाउंट खोलने के लिए भी आपको एक आधार नंबर चाहिए। तो हमें पॉलिसी की क्लैरिटी चाहिए कि हम सोच क्या है। अगर हम ई लॉकर बनाने के लिए आधार नंबर दे रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग के लिए आधार नंबर दे रहे हैं, तो कोई अगर समझना चाहे कि फिर उसका नुकसान क्या है? 80 करोड़ लोगों के पास अब आधार कार्ड है। हाँ, नुकसान नहीं है। नुकसान ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोचकर ही कहा कि आप उसे कंपलसरी नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो ये देखिए, जब लॉ में ना तो कभी पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया कि आधार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि ये जरूरी नहीं है। फिर अगर हम एक नेशनल आइडेंटिफिकेशन चाहते भी हैं तो आधार है या किसी चीज के लिए यूज हो रहा है, उसमें नुकसान नहीं है। नुकसान ये है कि आप इतने लोगों का डेटा एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उसको अपने पास रखने के आपके क्या लॉज हैं, आपको क्या पॉलिसी गवर्न कर रही है? क्या बाहर के देशों में ये जो डेटा है, ई लॉकर है, जैसे मान लिया जाए अभी हमें मालूम नहीं कि ये सरकार ही उपलब्ध कराएगी या सरकार के साथ पार्टनरशिप में कोई कंपनी उपलब्ध कराएगी। ये पब्लिक कई जगहों पे लिखा गया है इस इनिशिएटिव में कि यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी जहाँ पर जरूरत होगी तो वो होगी। तो जरूरी नहीं है हर जगह सरकार ही इनिशिएटिव करे। तो कानून में इसकी समझ होनी चाहिए कि उसके अधिकार क्या है। अगर चोरी हो जाए या कंपनी लेकर अध्ययन करने लगे कि ये पास है, कोई अपना डेटा उसका अध्ययन कर सकता है उसको निकाल के। जैसे आप बता रही थी कि कोई ऐप है जिससे अगर जहाज देरी से हो जाए तो वो सूचना देता है, ईमेल के जरिए आपको अलर्ट आ जाता है, लेकिन वो ईमेल का डेटा भी उठा सकता है। ईमेल के बारे में सबसे ज्यादा जरूरी जो हमें अपने, क्योंकि हम इतने सॉफ्टवेयर के बारे में पूरे दुनिया में हमारा बोलबाला है, सबसे ज्यादा जरूरी है हमें सबको सिखाना, बच्चों को, खुद को, पॉलिटिशियंस को, कि हम अपना मेल सर्वर कैसे रन करें। अभी ये कहीं विराग जी ने बात कही थी कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी अपनी ईमेल जीमेल से यूज करते हैं। मिसेस क्लिंटन जो 2016 के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट हैं, उनका कुछ समय पहले इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, यहाँ पे स्कैंडल मेरा शब्द नहीं है, यहाँ यूज किया गया इस मीडिया ने, क्योंकि जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी अपनी ओबामा गवर्नमेंट की फर्स्ट टर्म में, तो उन्होंने कुछ ईमेल्स अपने प्राइवेट सर्वर पर रखी जो कि उनको यूज करनी चाहिए थी अपने ऑफिशियल अकाउंट से, जब बेंगाजी की बात हो रही थी। यहाँ पर इतना बड़ा उसका हंगामा मचा कि आप अपना ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्राइवेट ईमेल पर कैसे कर सकते हैं। और ये आप कोई भी पार्टी ले लीजिए, पुरानी सरकार ले लीजिए, अब ले लीजिए, आप किसी से भी मिलिए, वो आपको .nic.in का ईमेल एड्रेस नहीं, जीमेल का देंगे, हॉटमेल का देंगे, याहू का देंगे। मेल सर्वर अपना बनाना, रन करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। लगता है कि इस डिजिटल इंडिया का, इसकी अच्छाइयों के साथ साथ इन बातों पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना? लोगों को पूछना चाहिए सरकार से। पर अगर शुरू करेंगे कोई इनिशिएटिव तभी इन बातों पर ध्यान जाएगा। तभी जाएगा, नहीं तो ऐसे बात नहीं हो सकती।